Welcome to GDC classes. So I'm here with few more questions of organic chemistry and I hope that you will get question out of this collection definitely. So पहला क्वेश्चन लेते हैं. Ketones are prepared by the oxidation of. पहले क्या है कीटोन, क्या है कीटोन आपका कार्बन ग्रुप के दोनों तरफ आर आर ग्रुप होता है तो कीटोन होता है. प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके ऑक्सीडेशन से ये कीटोन बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल एंड नन ऑफ दीज. सो लेट्स सी किस से बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा. तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड. सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है यहां पर कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ना एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा. तो क्या बनेगा? वह बनता है एल्कीन. ठीक है. सो फर्दर एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन में देखें तो आप चेक करो, ये बेटा आपका प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल से मतलब है कि जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन, एक कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप वहां पे लगा हुआ है. ठीक है. और ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि OH जिस कार्बन से लगा वो अल्फा कार्बन होता है, उस पे हाइड्रोजन लगा अल्फा हाइड्रोजन होता है. प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, मतलब इनमें से या तो एसिडिक K2Cr2O7 हो सकता है या KMnO4 एसिडिक KMnO4 हो सकता है. ठीक है. एल्डिहाइड बन गया, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. नेक्स्ट इज, ये हमारे पास है आपका सेकेंडरी अल्कोहल जहां पे दो अल्काइल ग्रुप्स हैं. ये OH है, ये अल्फा हाइड्रोजन एक है इसके पास. तो सेकेंडरी अल्कोहल का जब नेसेंट ऑक्सीजन कहां से मिली इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और बनेगा हमारे पास फिर कीटोन. सो नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन इट्स क्लियर दैट प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन होके क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड. सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाते हैं? कीटोन. वापस अगर मैं बात करूं तो जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा और कीटोन जो रिड्यूस होकर वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. एल्डिहाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कीटोन बाय यूजिंग ammonical AgNO3. Next is phenyl hydrazine saturated NaHSO3 solution, sodium hydrogen sulfide solution कहते हैं, thionyl chloride like SOCl2 कहते हैं इसको. तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन को यूज करते हैं और इसी अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन को तो हम टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट. देखिए कैसे रिएक्शन होगा और एल्डिहाइड कैसे रिएक्शन करेगा. ये जनरली जो टॉलरेंस टेस्ट है ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए ही काम में आता है. और जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है इसको टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं. ये करता क्या है? ये यहां पर इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है. लेट मी टेल यू द सीरीज. पहले अल्कोहल है, अल्कोहल यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक है. So this is the further oxidation of this aldehyde into carboxylic acid. Aldehyde से AgNO3 plus NH4OH अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जब होता है तो वहां पर इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, या आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके लिख सकते हो AgNH3 होल ट्वाइस और ऐसे करके OH आप लिख सकते हो. दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म्ड हियर इन टॉलरेंस रिएजेंट, जो आप सॉल्यूशन बनता है रिएजेंट का. तो यहां पर दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन और ये सिल्वर मिरर यहां पे मिल जाता है. लेकिन अगर कीटोन की बात करें तो AgNO3 उसको कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता. मतलब यहां पर
ये इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसको हम टॉलर्स रिएजेंट कहते हैं। Likewise, we can have a question like methanol या ethanol and propanol को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स with alpha and beta hydrogen with active methylene compound in presence of weak base is so simple। यहां पे बोला है कि एल्डिहाइड या कीटोन कंडेंसेशन करा दिया और अल्फा हाइड्रोजन वहां अवेलेबल है, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कौन सी रिएक्शन है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, मैनेज, नॉवेनेजल एंड माइकल एडिशन। इनमें से कौन सी रिएक्शन है? लेट्स से दिस, इट इज नॉवेनेजल कंडेंसेशन, जहां पर कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स हो जाता है विद एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ में। तो कैसे होता है? लेट्स सी, नॉवेनेजल रिएक्शन is the condensation between aldehyde or ketone with an active hydrogen compound in presence of basic catalyst to yield product। क्या होता है नॉवेनेजल का? वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और खास तौर से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो नॉवेनेजल कंडेंसेशन के अंदर यहाँ पर एक मैकेनिज्म वाला पार्ट जो मैं आपको बता चुका हूं, वो आपका है इज अ कॉन्जुगेटेड इनॉन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन यहां पर बनता है, जिसको हम कॉन्जुगेटेड इनॉन ही कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां पर एक ये बेंजल्डिहाइड है, दिस इज विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन दूसरा जो उसके पास काउंटर है उसके पास यहां एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। तो ऐसा कंपाउंड जहां एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एंड ऐसा डाइकीटोन जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दोनों को रिएक्शन कराते हैं और पिपरिडीन की प्रेजेंस में, और ये हमारे पास ये बनता है 2 बेंजाइलिडीन 2,4 पेंटाडाइइनॉन, मतलब अल्फा बीटा। देखो ये कीटोन है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज कीटोन, ये अल्फा ये बीटा। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इनॉन यहां पे मिल जाता है, ठीक है, मतलब कीटोन जिसको हम कहें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। बाकी रिएक्शंस कौन सी हैं, क्या है? मैनेज कंडेंसेशन क्या है? मैनेज कंडेंसेशन के अंदर यहां पर कंडेंसेशन ऑफ CH एक्टिवेटेड कंपाउंड, यूजुअली एन एल्डिहाइड और कीटोन विद प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन एंड नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, यानी कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो मैनेज कंडेंसेशन में होता है। पहला आपको यहां बताया है कि यहां पर एक होता है सेकेंडरी अमीन, दूसरा होता है हमारे पास यहां एल्डिहाइड, ठीक है, यहां पर एल्डिहाइड है जो नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड है, और तीसरा जो यहां पे है हमारे पास वो मिलता है कीटोन। क्लियर? तीनों का रिएक्शन करा दिया, कराने के बाद अमीनो एल्काइलेटेड कीटोन बनता है, ये हमारा होता है मैनेज कंडेंसेशन। नेक्स्ट है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन होता है किसका? कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा यहां पर अल्कोहल का, तो अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन एंड साइमल्टेनियसली that acetone used here is just reduced to the alcohol, that is secondary alcohol। तो ये होता है ओपन एयर ऑक्सीडेशन में, और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यहां पे यूज होता है रिएजेंट के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में। नेक्स्ट इज माइकल एडिशन। माइकल एडिशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इनोलेट्स जो होता है टेंड टू रिएक्ट विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन वाया कॉन्जुगेट एडिशन मैकेनिज्म। तो यहां पर ये हमारे पास ये एक कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन,
बेस की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ में। तो हमारे पास एक कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा जो कीटोन है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं और हमें यहां ये मिल जाता है आपका प्रोडक्ट जो कि डाईऑन होता है, जो कि डाईओन है। क्लियर? सो यहां पर ये कॉन्जुगेट एडिशन यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर? क्योंकि ये आपका कॉन्जुगेटेड है, ये डबल बॉन्ड यहां जाता है, ये यहां चला जाता है, तो इस डबल बॉन्ड। तो यहां पर बाकी रिएक्शंस कौन सी हैं वो भी मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन केस HCHO, CH3CHO and CH3COCH3। लेट मी टेल यू, ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं और कार्बोनिल कंपाउंड्स पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो होता है वो क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, और यहां पर ऑक्सीजन का जो डायरेक्ट लिंक होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है उस पर, और इसीलिए यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, ये आपका क्वेश्चन है। सो थिंक अबाउट। यस, इट इज formaldehyde, acetaldehyde and then acetone. Acetone will be the least reactive compound towards nucleophilic addition reaction. क्यों? मैं समझाता हूं नेक्स्ट में। क्योंकि यहां पर जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर मेन रोल प्ले करता है। होता क्या है, लेट मी टेल यू, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जैसे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब तो यहां पर ये ज्यादा नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, अब यहां पर इस कार्बन पर जो पॉजिटिव आ चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, तो यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट जो एक अल्काइल ग्रुप है वो इस चार्ज को कम कर देता है। मतलब अगर मैं चार्ज की बात करूं, कार्बन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो यहां मैक्सिमम चार्ज होता है कार्बन कार्बन पे, उससे कम यहां एसिटल्डिहाइड पे, और सबसे कम यहां एसीटोन पे होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, उसको डिस्चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा ये दो अल्काइल ग्रुप्स जो प्लस आई ग्रुप से इलेक्ट्रॉन देंगे। तो सबसे लीस्ट जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहां इस कार्बन पर होगा। ठीक है, सो अब आप समझ गए कि यहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहां उससे कम है, यहां सबसे कम है। इसीलिए तो अगर तीनों में न्यूक्लियोफाइल हमने डाल दिया तो सबसे जल्दी न्यूक्लियोफाइल यहां अटैच होगा, उसके बाद यहां और उसके बाद यहां। तो रेट ऑफ अटैकिंग दैट न्यूक्लियोफाइल वो सबसे ज्यादा इस केस में रहेगा, क्योंकि यहां कार्बन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। गॉट इट? सो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन decreases as the plus I effect increases or as the number of plus I groups increases. Next question देख लेते हैं। The given reaction is an example of, अब ये रिएक्शन आपको पहचानी है कि रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। देखो ये है आपका कीटोन 2H नेसेंट हाइड्रोजन मिला, और यहां पे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन, यहां पर ये सेकेंडरी अल्कोहल में है। ठीक है, और यहां पे बना है अल्कोहल, मतलब कीटोन से अल्कोहल, मतलब क्या हुआ कि कीटोन का रिडक्शन हो गया सेकेंडरी अल्कोहल में। तो रिडक्शन के लिए कौन सा है वो थिंक अबाउट, मैं चलता हूं एक्सप्लेनेशन पे। यस, इट इज मेरविन पॉन्डोर्फ वर्ले, मेरविन पॉन्डोर्फ वर्ले, इसको हम कहते हैं एमपीवी रिडक्शन ऑफ कीटोन। लेट मी टेल यू, ओपन एयर एंड एमपीवी रिएक्शन दोनों एक दूसरे को अपोजिट होती हैं। एमपीवी रिडक्शन
में कीटोन का रिडक्शन हो जाता है अल्कोहल में, लेकिन ओपन एयर ऑक्सीडेशन में सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है कीटोन में। बाकी रिएक्शंस क्या हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो मैरविन पॉन्टर रिएक्शन क्या है, यहां पर एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड लिया जाता है, यहां पर कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल में। क्लेमेंजन रिडक्शन क्या होता है, एसीटोन जो CO ग्रुप है उसमें जो रिएजेंट हमारे पास होता है वो ZnHg अमलगम के रूप में और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में, यानी कि ये एसिडिक मीडियम में CO ग्रुप चेंज हो जाता है CH2 ग्रुप में, मतलब ये रिड्यूस हो जाता है एसिडिक कंडीशन में। लेकिन वहीं बेसिक कंडीशन में CO ग्रुप CH2 में आ जाता है, वो आपका है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में, जहां पर एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है और इसका हाइड्रोजीन से रिएक्शन करा के हाइड्रोजोन प्रोडक्ट बनता है। फिर उसके बाद सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में यहां पर that C double bond O group is reduced into CH2 group और यहाँ पर alkane बनता है। So these are the two reactions given here, Wolff-Kishner and Clemmensen reduction, जहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन से बनते हैं एल्केन, क्लियर, और क्लेमेंसन एसिडिक कंडीशन में बनाता है, वॉल्फ-किश्नर बेसिक कंडीशन में बनाता है। गॉट इट, क्लियर, आगे मूव करें। यस, डार्जेंस ग्लाइसाइडिक एस्टर सिंथेसिस, लेट मी टेल यू, अगर आप इसको कलेक्शन को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको याद आ गया होगा कि दिस इज द रिएक्शन और on which that question has come in GPAT 2021. The question was Darjan's glycidic ester synthesis. होता क्या है यहाँ पे, अल्फा हेलो एस्टर का रिएक्शन कीटोन के साथ कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक सोडियम इथॉक्साइड, और यहाँ पे इपॉक्सी एस्टर बनता है जो कोई ग्लाइसाइडिक एस्टर होता है। ये क्वेश्चन 2021 में आया था डार्जेंस ग्लाइसाइडिक एस्टर के लिए, इस पे क्वेश्चन आया था। सो सारा कलेक्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्टेड है आप लोगों के लिए, एंड आई होप डेफिनेटली, मैं तो कहूंगा कि क्वेश्चन आपके लिए और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बाईसाइक्लिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड बाईसाइक्लिक है। लेट मी टेल यू, ये भी बाईसाइक्लिक है, 2 साइकिल आ रहे हैं, यहां भी 2 साइकिल है, लेकिन ये स्पाइरो होता है क्योंकि स्पाइरो में 2 साइकिल एक कॉमन कार्बन से लगे होते हैं और बाईसाइकिलों में 2 साइकिल 2 कॉमन कार्बन से लगे होते हैं। और ये इसका जो है साइड व्यू होता है, ये टॉप व्यू है, ये वो साइड व्यू है, ठीक है, क्लियर, मतलब इसको हम, इस वाले को हम यहां से देख रहे हैं और इस वाले को हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहां पे आके, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड यहां बाईसाइक्लिक कंपाउंड आपके लिए है। नेमिंग की बात करें तो थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं आपको, ये हमारा टर्शियरी कार्बन की तरह से होता है और क्योंकि 3 कार्बन से लगा होता है और इसी को हम ब्रिज हेड्स कहते हैं। और हमेशा यहाँ बाईसाइक्लिक कंपाउंड में बिगर साइज वाले जो रिंग से नंबरिंग हम शू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हो जाते हैं। लिखने का तरीका है, पहले आप बाईसाइक्लो, फिर अंडर ब्रैकेट 320 ऑक्टेन। ये वैल्यू कहां से आई बेटा, ये आई यहां से के, इसको देखना पड़ेगा, बड़ा रिंग है तो यहां से देखो कितने ब्रिज कार्बन के हैं, 1 2 3 4 है, तो इसको करेक्शन कर लेंगे, इसको आ जाएगा 4। इधर कितने हैं, 2 कार्बन है, 2, और 1 और 6 के बीच में कितने कार्बन है, एक भी नहीं, तो 0। तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन। क्या नाम हो जाएगा, बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, ये साइड व्यू में है और यहां पर हमें वही कार्बन ब्रिज हेड्स को देखना है, तो 1 2 बड़े, ये कोई अलग है आपका है, तो यहां पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही कार्बन है। लेकिन एक बात समझने की है, ये ब्रिज देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, ये भी ब्रिज देखो 2 कार्बन है, और ये वाला ब्रिज देखो 7 8 जहां पे आ रहा है, तो ये भी 2 कार्बन है, तो इसलिए इसको लिखेंगे बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। 3 ब्रिज बन रहे हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड में 3 ब्रिज होते हैं, तीनों ब्रिज को ब्रैकेट में लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं,
नेक्स्ट आता है स्पाइरो। स्पाइरो में हम जो इसको कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन, क्योंकि 4 कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला कार्बन 4 कार्बन से लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। नंबरिंग यहां से शुरू नहीं करते, इससे नेक्स्ट कार्बन से शुरू करते हैं जो कि छोटे ब्रिज में है। तो वो छोटा ब्रिज ये है जहां पर कितने कार्बन आ रहे हैं, चेक करिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। तो यहां पर बाईसाइकिलों का टोटल उल्टा है, छोटे रिंग से शुरुआत करते हैं और पहले छोटे रिंग का नंबर और फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं। स्पाइरो से शुरू करते हैं और यहां पर 4 और 5, जैसे आप यहां पे देख रहे हो 4 2, तो यहां पे 4 5 होगा, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ब्रिज का साइजेस, यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ब्रिज का साइज। टोटल कार्बन है यहां पर हमारे पास 10, तो हो जाता है बेटा डाकेन। स्पाइरो 4 5 डाकेन यहां पे हो जाता है, और ये हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है और ये स्पाइरो। इसके अलावा अगर सब्स्टिट्यूएंट भी है तो उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट भी है तो हमने बड़े साइकिल की तरफ ही जाना है, चाहे यहां पे OH लगा हो और यहां पे लगा हो Br। आपको OH है, फंक्शनल ग्रुप है, छोटे रिंग में लगा हुआ है ब्रिज में, तो आपको इधर से नंबरिंग करनी ही नहीं है, आपको बड़े रिंग की तरफ ही जाना है। तो 1 2 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो, तो आप शुरू में लिख दोगे 2 ब्रोमो बाईसाइक्लो, 3 2 0 ऑक्ट 8 ऑक्टेन 8 ऑल, ऑक्टेन 8 ऑल, ऐसे करके नेमिंग हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, नेम इज करेक्ट। आपको पूछा है कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, नंबर 1 2 3, तो गेस इट। मैं चलता हूं सॉल्यूशन पे। 1 जो हमारे पास है, इट इज कॉल्ड फ्यूज्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड ब्रिज स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है और ये भी एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, लेकिन इस तरह से बना हुआ, इसको फ्यूज्ड कहते हैं, इसको ब्रिज कहते हैं और इसको हम स्पाइरो कहते हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहां पर दोनों जो साइड के रिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, उसमें 2 कार्बन कॉमन होते हैं, और ब्रिज में भी आपके 2 कार्बन कॉमन होते हैं क्योंकि ब्रिज हो जाते हैं 3, और यहां पर स्पाइरो में केवल 1 कार्बन कॉमन होता है। ठीक, नेमिंग की बात करें तो फटाफट से चेक करेंगे, ये है डेकालिन, और फ्यूज्ड है तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका हो जाता है। कॉमन नेम इसका डेकालिन है। ब्रिज स्ट्रक्चर, दिस इज नॉरबोर नेम, और दिस इज स्पाइरो इज स्पाइरोपेंटेन, ये कॉमन नेम्स हैं। अब मैं आपको हिंट दे चुका हूं, उनका बाईसाइक्लो भी, ब्रिज भी और स्पाइरो भी। कमेंट बॉक्स में तीनों का IUPAC नेम लिखकर आप भेजें, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको IUPAC नेमिंग करवा चुका हूं, मतलब तीनों का हिंट मैं दे चुका हूं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईसाइक्लो 110 इज द IUPAC नेम ऑफ व्हाट? तो यहां पे 4 आपको दिए हुए हैं और आपको देखना है 110 क्या है बाईसाइक्लो। तो आप देख रहे हो तीनों ही बाईसाइक्लो हैं, लेकिन 110, 2 ब्रिज 1 के हैं और 1 ब्रिज 0 का है, तो वो ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए फर्दर समझ लेते हैं। 1 2 3 4, यहां पे 1 ब्रिज, यहां पे 1 ब्रिज, और 1 और 3 के बीच में तो 0 है, तो बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन, 4 कार्बन टोटल है। नेक्स्ट है बेटा, यहां पर चेक कर लेते हैं इस ऑप्शन को। तो यहां पे हमारे पास ये हमारा क्या है आपका टेट्राहेड्रल कार्बन, और टर्शरी भी कह सकते हैं आप इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन हो गए। और बात करें ब्रिजेस की, तो 2 कार्बन का ब्रिज इधर है, 2 कार्बन का ब्रिज इधर है, 1 कार्बन का ब्रिज इधर है, तो ये हो जाएगा बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा? बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर ये आपका फ्यूज्ड की तरह से दिख रहा है आपको, और नंबरिंग यहीं से करेंगे क्योंकि यही टर्शरी कार्बन है, और यहां से इसको ब्रिज देखो 3 कार्बन है, ये ब्रिज देखो 3 कार्बन है, तो बाईसाइक्लो 3 3, इसके और 5 के बीच में तो कोई कार्बन नहीं है, तो हो जाएगा 0। तो 330 ऑक्टेन, टोटल कार्बन 8 है, तो हो जाएगा ऑक्टेन।
नेक्स्ट इज जो बचा है हमारे पास, जो कि ब्रिज्ड स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास कार्बन है और ये भी कार्बन हमारे पास, दोनों कौन से हैं, टर्शरी कार्बन है। और बाईसाइक्लो लिखेंगे तो इधर भी वन है, इधर भी वन है और इधर भी वन है। ब्रिज अगर बात करें तो वन वन वन, टोटल कार्बन 5 है तो हो जाएगा पेंटेन। गॉट इट? सो हिंट पूरा, एक्सप्लेनेशन पूरा और आपकी मेहनत पूरी, तो डेफिनेटली आपका जीपैट होगा। क्यों नहीं होगा जब जीडीसी आपके साथ है, हर दम आपके साथ है। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज, एपीमर्स एंड एनोमर्स दो टर्म्स हैं, यहां पे क्वेश्चन आ जाता है और हर बार आया है। मतलब दूसरे तीसरे साल में हर बार जीपैट में एनोमर पे आया है या फिर एपीमर पे क्वेश्चन आया ही है। तो फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है। पहले आपको समझना है कि एपीमर्स क्या होते हैं और एनोमर्स क्या होते हैं। जब तक आप लगाएं तो मैं बता देता हूं आंसर आपका। गैलेक्टोज क्यों है, कैसे है, फर्दर एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा देता हूं। एपीमर्स क्या होते हैं पहले आपको ये समझना है। एपीमर्स are the compounds which are the compounds and even carbohydrates which are just differ in the configuration of HNOH around any of the carbon except carbon number 1। तो कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी भी कार्बन पे HOH का ओरिएंटेशन अगर चेंज है तो वो आपस में एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं और उस प्रोसेस को एपीमराइजेशन कहते हैं। लेट मी टेल यू, ये डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज क्यों है? कैपिटल डी का मतलब क्या है? कैपिटल डी के लिए हम सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा मोनोसैकेराइड क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH राइट साइड में दिखाया गया है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड में है, लाइक इन ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो वो डी फॉर्म हो जाता है। अगर लेफ्ट में है तो वो एल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये OH राइट में है और ग्लिसरॉल्डिहाइड में भी राइट में है, तो इसको कैपिटल डी फॉर्म कहते हैं। अगर यहां इधर होता OH तो उसको हम एल फॉर्म कहते हैं। गॉट इट? अब आप चेक करो कि दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे OH, जो जनरल स्ट्रक्चर है, जो जनरल स्ट्रक्चर है फिशर स्ट्रक्चर, वो यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, वहां पर थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में होता है। दिस इज द स्टेबल फिशर स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब ये जो OH, फोर्थ कार्बन वाला OH यहां राइट साइड में है, अगर ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाए तो ग्लूकोज और जो बनने वाला अब गैलेक्टोज है, दोनों एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं। प्रोसेस को एपीमराइजेशन कहते हैं अगर फोर्थ कार्बन पे HOH का ओरिएंटेशन चेंज होता है। इसलिए हम कहते हैं C for एपीमर ऑफ ग्लूकोज इज गैलेक्टोज, C for एपीमर ऑफ ग्लूकोज इज गैलेक्टोज एंड C2 एपीमर अगर सेकंड कार्बन पे ऐसा चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं मैनोज। क्या कहते हैं? मैनोज। ओके, क्या कहते हैं? मैनोज। और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाते हैं उसके अंदर अगर यहां पर, क्योंकि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है तो फर्स्ट कार्बन पे HOH आ जाता है और वो OH अगर राइट साइड में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा फॉर्म। और अगर लेफ्ट साइड में होता है तो उसको कहते हैं बीटा फॉर्म। और फर्स्ट कार्बन पे HOH का ओरिएंटेशन चेंज होना साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, उस प्रोसेस को हम एनोमराइजेशन कहते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को एनोमेरिक स्ट्रक्चर्स और एनोमर्स कहते हैं एक दूसरे का। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर द एनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ glucose, whereas C4 and C2 apimers, C4 and C2 apimers are galactose and mannose respectively. Got it? Clear है? एनोमर, एपीमर, एपीमराइजेशन किस कंडीशन में है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अमीनो एसिड से। सो ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट, एक अमीनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं। टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं भाई? 20 होते हैं। 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं।
कौन सा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? वो है आपका ग्लाइसिन। लेट्स सी द स्ट्रक्चर, लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ग्लाइसिन इज, क्योंकि कार्बन ये पे यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा होता है तो ये कायरल कार्बन नहीं होता। वेलिन की बात करें तो यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं तो ये कायरल कार्बन रखता है। उसके बाद फिनाइल एलानिन की बात करें तो यहाँ भी ये कार्बन कायरल कार्बन है क्योंकि चारों ग्रुप यहाँ पे अलग अलग ही हैं। नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन। यहां भी आप चेक करोगे तो ये भी कायरल कार्बन होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। सो एक अमीनो एसिड को छोड़ के जो ग्लाइसिन है बाकी सब हमारे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर पॉलीमर्स ऑफ। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर पॉलीमर्स ऑफ, किसके पॉलीमर हैं? फ्रक्टोज के, मैनोज के, अल्फा डी ग्लूकोज के और गैलेक्टोज के। तो समझना है, आंसर आपका समझ गए होंगे, दे दिया होगा, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज। क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या स्ट्रक्चर स्टार्च का और क्या स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का है? लेट मी टेल यू। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पहले देख लेंगे, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और ग्लाइकोजन से पहले मैं आपको बताऊंगा स्टार्च का स्ट्रक्चर। तो स्टार्च एक्चुअली दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स। वो होता है पहले अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन एक्चुअली होता क्या है कि जो अमाइलोज है वो वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये आपका स्ट्रेट चेन होता है और ये आपका ब्रांच चेन होता है। ये अमाइलोज भी लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज होता है, लेकिन ये ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का ही होता है। ये वाला अमाइलोज ब्रांच्ड पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। यहां पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अलावा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होता है अमाइलोज पैक्टिन के अंदर, लेकिन अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होता है। तो इस क्वेश्चन के बहाने आप अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में भी डिफरेंस कर पा रहे हो। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अल्फा डी ग्लूकोज सारी यूनिट लीनियर फैशन में एक साथ में लग गई हैं और इसको लीनियर पॉलीमर कहा है। ठीक है, क्लियर। और यहां पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। ठीक है, जिसको हम ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और यहां पर ये लीनियर पॉलीमर है तो ये आपका है अमाइलोज, और जो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर है जो कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है और वो भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही बना होता है। सो चेक करेंगे तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, और यहां पे देखो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। यहां पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है और यहां पे दिस इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, दिस इज 1,4 नॉट 1,6। जो लीनियर में होता है वो 1,4 होता है, और जब कोई ब्रांच में ऐसे हो रहा होता है तो वहां पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। Let me tell you, starch is made up of amylose and amylopectin. Amylose is the linear polymer of alpha D glucose, whereas amylopectin is the branched polymer of alpha D glucose. Glycogen has similar structure as that of amylopectin. Glycogen क्या होता है? Glycogen is a stored food there in hepatocytes like in liver cells. जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी के अंदर होता है उसका ग्लाइकोजेनेसिस हो जाता है, और यानी कि उसका ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाता है लिवर सेल्स में, और वहां पर फिर वो फ्यूचर में, मतलब जब आप फास्टिंग कर रहे हो या भोजन नहीं मिल रहा हो तो तब उस केस में वो ग्लाइकोजन डिग्रेड होकर, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर। ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर,
उसके बाद उसका लीनियर पॉलीमर अमाइलोज है, ब्रांच पॉलीमर अमाइलोपेक्टिन है, और अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वही ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है, और ये सभी स्ट्रक्चर्स अल्फा डी ग्लूकोज की बनी होती है। मतलब इन सभी स्ट्रक्चर का जो मोनोमेरिक यूनिट है वो अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है। गॉट इट? यस। आगे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा अमीनो एसिड है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। फटाफट से स्ट्रक्चर पे आपने वर्कआउट किया होगा तो डेफिनेटली आप अभी तक आपने आंसर गेस कर लिया होगा, और आंसर है फर्स्ट आपका एलानिन है, सेकंड आपका ग्लाइसिन है, एंड थर्ड आपका ल्यूसीन है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर ले लेते हैं। दिस इज ल्यूसीन, दिस इज एलानिन एंड दिस इज ग्लाइसिन। ओके, स्ट्रक्चर देख लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ 2 नाइट्रोटोलुइन का रिएक्शन विद Br2Fe द मोस्ट अबंडेंट और मेजर प्रोडक्ट विल बी। क्या प्रोडक्ट होगा? 2 नाइट्रोटोलुइन के साथ में हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो 2 नाइट्रोटोलुइन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं पहले। 2 नाइट्रोटोलुइन, दिस इज CH3, दिस इज NO2। 2 नाइट्रोटोलुइन का करा दिया हमने ब्रोमिनेशन, तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मिलेगा? मिलेगा Br। जो Br बनेगा वो कहां मिलेगा? इसके तो पूरा पैरा पोजीशन पे और इस NO2 के मेटा पोजीशन पे। चेक करेंगे, समझेंगे कैसे हुआ। यहां पर रिएक्शन विल अकर मेटा टू NO2 एंड ऑर्थो पैरा टू CH3 ग्रुप। लाइक देखो ये CH3 ग्रुप है जो कि एक प्लस M है और ये माइनस M, तो ये इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये देता है, देगा तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है CH3 ग्रुप, ये लेगा तो डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। अब अगर इसकी वजह से देखें तो यहां ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जा सकता है। ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो इसके हिसाब से Br चला जाएगा इसके पैरा पोजीशन पे, क्योंकि पैरा पोजीशन वैकेंट है। नेक्स्ट इज नाइट्रो ग्रुप के भी ये मेटा पोजीशन पे आ रही है, तो मोस्ट फेवरेबल साइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी एट द पैरा टू दिस CH3 एंड मेटा टू दिस NO2। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा यहां पर ये बनेगा, मतलब जो मैंने बना दिया इधर उधर मैंने दिखा दिया आपको। दिस इज 4-bromo 2-nitrotoluene विल बी द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आया हुआ क्वेश्चन है जीपैट का 2017 में। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन है which of the following compounds will be oxidized by CrO3 in acid। CrO3 in acid डाल के कौन सा कंपाउंड जो है will be oxidized? चार आपको कंपाउंड दिए हुए हैं, फटाफट से आंसर देखेंगे। हमारे पास आएगा 4,4 डाइमिथाइल 1-मिथाइल 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल। एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन डाइऑल डाइऑल्स के ऑक्सीडेशन के लिए यूज हो रहा है CrO3 इन एसिड। तो ये इसका स्ट्रक्चर यहां पे आपको बना दिया है 4,4 डाइमिथाइल 1,4,1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल का ये स्ट्रक्चर, दैट इज अ चेयर स्ट्रक्चर। तो चेयर स्ट्रक्चर में CrO3 इन एसिड इंपॉर्टेंट टू नो होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि इसको हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं। CrO3 in acid, Jones reagent that converts secondary alcohol to ketone, primary alcohol to carboxylic acid, and primary allylic and benzylic alcohols to aldehyde। aldehyde तो इसलिए 2-methyl cyclohexanone, 2-methyl cyclohexanone ये हमारे पास होगा, और दिस इज 4-methyl cyclohexene ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ? CrO3 इन एसिड जोन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये केवल क्या करता है? अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है। अब ना तो इस वाले स्ट्रक्चर में कहीं अल्कोहल है ना इस स्ट्रक्चर में कहीं अल्कोहल है, तो ये दोनों से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और ये इस अल्कोहल से ही रिएक्शन करेगा और इसको फिर ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, अब देखो आप ये कार्बन चेक करो तो ये कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है, बल्कि 3 कार्बन से लगा हुआ है। चेक करिए, ठीक है, तो इसलिए इसको यहां पर ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा।
The electrophilic which, sorry, the electrophile which is considered to be the active agent in the nitration of benzene, ये है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन, और जिसमें आपसे पूछा है कि जो नाइट्रेशन के दौरान जो स्पीसीज बनती है वो कौन सी है, NO2 नेगेटिव है, NO प्लस है, NO2 प्लस है, या HNO2 प्लस क्या है। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है NO2 प्लस, और दिस इज रिटन, शुड बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, NO प्लस। रिएक्शन देखेंगे होता क्या है यहाँ पे नाइट्रेशन के अंदर, HNO3 प्लस H2SO4 दोनों यूज होते हैं, और यहां पर जो HNO3 होता है वो यहां पर बेस की तरह से काम करता है, ब्रोस्टेड बेस की तरह से, और जो H2SO4 है ब्रोस्टेड एसिड की तरह से काम करता है, ये यहां पर प्रोटॉन देता है HNO3 को, ठीक है। और बाय दैट ओनली दैट नाइट्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड। होगा क्या, नाइट्रिक एसिड है बेटा, नाइट्रिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट करता है ऐसे कि दिस पिक्स दिस हाइड्रोजन, अब इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, फिर ये टूट जाता है, H2O निकल जाता है, और यहां से NO2, दिस इज NO2 प्लस, ये हमें मिलता है स्पीसीज। साइड में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट आयन होता है और H2O निकला होता है, तो ये होता है नाइट्रोनियम आयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन आपका है जीपैट का कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन में बेस की तरह से कौन काम करता है, बेस की तरह से काम करता है कौन, नाइट्रिक एसिड काम करता है, ठीक है। सो दिस इज जनरल रिएक्शन गिवन हियर, HNO3 एंड H2SO4 के साथ में, और कैसे इलेक्ट्रोफाइल बना, दिस इज shown here. This HNO3 picks this hydrogen proton from H2SO4, and this nitration takes place, and the product formed called is nitrobenzene. Next question हमारा है ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। इंपॉर्टेंट बात है, पहले ओजोनोलाइसिस समझ लेंगे। ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन से रिएक्शन करने के बाद स्लाइसिस मतलब उसका कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो जाए तो क्या बनेगा, और ओजोनोलाइसिस ओजोन का पहले एडिशन हो रहा है कहाँ, वो होता है आपका डबल बॉन्ड से, और क्या बनता है, ग्लाइकोल फॉर्मिक फॉर्मल्डिहाइड एंड एल्कीन। सोच लिया होगा तभी अभी तक आपने आंसर, यस ग्लाइऑक्सल। कैसे बनेगा, लेट मी टेल यू। बेंजीन है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे, वो तीनों मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऐसे रिएक्ट करके बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बनाएंगे, बीच के दोनों बॉन्ड गायब हो जाएंगे और बीच में हमारे पास O3 आ जाएगा हर एक डबल बॉन्ड पे, Zn के H2O के साथ में। जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहां पर 3 मोल्स ऑफ ZnO जिंक ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो जाता है, और यहां पर ग्लाइऑक्सल बनता है, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल यहां पे बन जाता है, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल और जिंक ऑक्साइड, यानी कि सीधा सीधा सा ZnH2O क्या करता है, इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, तोड़ देता है, तोड़ने के बाद जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड दिस कंपाउंड इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, तो यहां पर इसका रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द टेस्ट, टेस्ट का नाम क्या है। 2 मोल्स ऑफ, यहाँ पे हमने लिए हैं अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है, KMnO4 लिया जो पर्पल कलर में होता है, ACOH एसिटिक एसिड, और यहाँ पे ले लिया आपका जो कंपाउंड बन रहा है वहां यहाँ पे RCOOH बन रहा है, और यहाँ पे या RCOR कीटोन बन रहा है, और MnO2 ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आ गए। ये कौन सा टेस्ट है जहां इस तरह का रिजल्ट हमें मिलता है देखने के लिए, तो वो हमारा टेस्ट है रिटर टेस्ट। क्या कौन सा टेस्ट है, रिटर टेस्ट। तो रिटर टेस्ट में क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। रिटर टेस्ट इज सिमिलर टू क्रोनिक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन, और यहां पर सीधा सीधा क्या है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो इससे रिएक्ट करने के बाद, KMnO4 से रिएक्ट करने के बाद एसिटिक एसिड या फिर कीटोन बना देता है विद ब्राउन प्रेसिपिटेट, और जो टर्शियरी अल्कोहल है वो KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो वो हमारे पास कोई कलर चेंज उसमें नहीं होता है। होता क्या है, लेट मी टेल यू, कि जो RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, दैट प्राइमरी अल्कोहल इज फर्दर
oxidized to aldehyde and then finally carboxylic acid, and secondary alcohol is oxidized to ketone. ऑक्सीडेशन वाला फंडा सेम है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है पहले aldehyde में ऑक्सीडाइज होता है, फिर लास्ट जो चला जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है, और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन की फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिविटी इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? तो अभी तक गेस कर लिया होगा। मैं चलता हूं सॉल्यूशन पे। द ऑर्डर इज मिथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो रिएक्टिविटी किसके लिए है थोड़ा समझ लेंगे। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स, या तो मैं कहूंगा सोडियम मेटल के लिए, या फिर दिस वुड बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। सो आपको दोनों तरीके की बात एक ही है। सोडियम मेटल से रिएक्शन कराने पे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसमें जितना जल्दी होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला आपको सीधा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछा जा सकता है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज दिस वन, मींस मिथाइल अल्कोहल इज द मोस्ट एसिडिक एंड द लीस्ट एसिडिक इज टर्शियरी अल्कोहल। अगर बेसिसिटी की बात करें तो रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, और सोडियम मेटल का मतलब हुआ कि वो मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन कितनी जल्दी किससे डिस्प्लेस करेगा, तो वो डायरेक्टली उसकी एसिडिटी को डिनोट करता है। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं रिएक्टिविटी के, तो आपको दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए, जहां पर ये वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, क्लियर? एक और यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर में बता दूं, दो चीजें आपको मैंने बता दिया। एसिडिटी का ऑर्डर ये होगा, टुवर्ड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन विद सोडियम मेटल सेम ऑर्डर रहेगा, लेकिन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX, ध्यान देंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX हाइड्रोजन हैलाइड के लिए जो रिएक्टिविटी रहेगा अल्कोहल्स का, वो आपका रहेगा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल अल्कोहल। ये इसका ऑर्डर रहता है। क्लियर? HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पिनाकोलोन पे। तो रीअरेंजमेंट द फाइनल प्रोडक्ट इज कीटोन। यस, what is the starting compound for this rearrangement? 1,2-diol, 1,1,1,2, 1,3-diol और जेमिनन डाइऑल। क्या है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में स्टार्टिंग कंपाउंड, दैट इज 1,2-diol को ही हम पिनाकोल कहते हैं, इसी को हम पिनाकोल कहते हैं 1,2-diol, and this is called vicinal diol also। और जेमिनल डाइऑल मतलब सेम कार्बन पे दो OH लगे होंगे तो जेमिनल होगा, या जर्मिनल बोल देते हैं। ठीक है, एंड विसिनल अल्कोहल्स होते हैं, वहां पर पहले स्टेप वही होता है अल्कोहल का प्रोटोनेशन। इसका प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन के बाद यहां से H2 जब निकलेगा तो यहां पे बनेगा कार्बोकैटायन, फिर इधर से जो CH3 है वो अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करने के बाद यहां पर एक तरफ 3 CH3 आ जाएंगे और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे कि ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे ये शिफ्ट होंगे नीचे, और इधर से ये हमारे पास कीटोन बनेगा, इसको कहते हैं पिनाकोलोन। इसलिए रिएक्शन को कहते हैं 1,2 रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है ये, और यहां पर पिनाकोलोन में चेंज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंसबर्ग टर्म जो है वो क्या है? PDBSO4 याद आ रहा है कहीं यूज हुआ था, PDC PDBSO4 पॉइजन विद सल्फर एंड किडोनिल, लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड, नो। NH2 KOH हाइड्रोजन के साथ KOH यूज होता है, and this is benzene sulfonic acid। yes, it is benzene sulfonic acid। तो हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या स्ट्रक्चर है चेक कर लेंगे। दिस इज बेंजीन C6H5SO2OH। तो NaOH के साथ रिएक्ट करके PCl5 से रिएक्ट करने के बाद यहां पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बन जाता है, और ये बनता है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। तो बेंजीन सल्फोनिल यहां से लेंगे, सॉरी,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसी का डेरिवेटिव है तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड आप कह सकते हैं, और इसीलिए हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड किससे बना है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर? किस काम में आता है? एक्चुअली ये काम में आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है, सेकेंडरी के साथ भी रिएक्ट करता है, क्लियर, लेकिन टर्शियरी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। तो मैं वहां थोड़ा हिंट दे दूं कि प्राइमरी जो होता है वो RNH2 होता है, हिंसबर्ग उसके साथ रिएक्ट करता है, जो कॉम्प्लेक्स वहां पे बनता है वो NaOH में सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन R2NH सेकेंडरी अमीन को जब हिंसबर्ग से रिएक्ट कराते हैं तो जो भी कंपाउंड बनता है वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता, और टर्शियरी अमीन NaOH इससे रिएक्ट नहीं करता। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता, सॉरी हो जाता है, सेकेंडरी वाला जो है वो नहीं होता। सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट करता है सल्फोनिल क्लोराइड, जो कॉम्प्लेक्स वहां बनता है वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता, टर्शियरी से रिएक्ट ही नहीं करता। अच्छा, ऐसा क्यों है कि टर्शियरी से रिएक्ट नहीं करता? एक्चुअली इसको रिएक्ट करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कम से कम नाइट्रोजन पे, कम से कम रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन इस Cl से रिएक्ट करना होता है उसको, और वो HCl बनाना होता है उसको। तो प्राइमरी रिएक्ट कर जाता है क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कर जाता है क्योंकि उसके पास 1 हाइड्रोजन है, टर्शियरी के पास एक भी नहीं होता तो वो रिएक्ट नहीं करता। दूसरी बात, प्राइमरी के साथ बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है सल्फोनिल क्लोराइड का, प्राइमरी के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना वो NaOH में सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट नाइट्रोजन पे एक प्रोटॉन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, तो NaOH के साथ वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देता है, मतलब वो वहां उसको सॉल्युबल हो जाता है। सेकेंडरी के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो NaOH में सॉल्युबल नहीं हो पाता। तो NaOH में सॉल्युबल होने के लिए वो बेस है, तो दूसरा वो एसिडिक हाइड्रोजन प्रोटॉन उसके पास होना चाहिए, तभी वो सॉल्युबल होता है। फर्दर डिटेल के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट को अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज करें, क्या हिंसबर्ग रिएजेंट कैसे डिस्टिंग्विश के लिए यूज होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विद क्रोमिल क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विद क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ में बेंजल्डिहाइड मिलता है, और ये रिएक्शन कौन सी है? तो अब आपको गैस भी हो गया होगा, फटाफट से आंसर करेंगे जल्दी से, कौन सी रिएक्शन है ये? यस, इटार्ड रिएक्शन है, जिसमें टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनता है और क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ में हम रिएक्शन करा के बनता है। होगा रिएक्शन क्या? टोलुइन के साथ क्रोमिल क्लोराइड 2 मोल्स लेते हैं क्रोमिल क्लोराइड के CrO2Cl2 के, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। बाकी रिएक्शंस क्या हैं? पर्किन रिएक्शन हमारे पास, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसको रिएक्ट कराते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ में बेस की प्रेजेंस में, और यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्रोडक्ट, दूसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। ये होता है पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन, तो उसमें बेंजोइन बनता है। बेंजोइन का मतलब होता है जो CONOH ग्रुप बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, उसको बेंजोइन कहते हैं। तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड और साइनाइड आयंस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और यहां पर बेंजोइन बनता है। दिस इज बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, ये आपका कीटोन है और CF3CO3H, दिस इज पर एसिड होता है ये, और यहां पर हमारे पास बनता है, क्या बनेगा? ये एस्टर बनेगा। किससे? कीटोन से एस्टर बन रहा है, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड ये है यहां पे इसकी प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन है जिसमें ये रिएजेंट आपके लिए यूज हो रहा है, जहां पर कीटोन से एस्टर है? गेस इट,
और ये हमारा है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। होता क्या है इसके अंदर, चेक कर लेंगे। कीटोन है, CF3CO3H की प्रेजेंस में एस्टर बनता है और ये बेयर विलेजर रिएक्शन है जहां पर एलिफेटिक कीटोन अंडरगो ऑक्सीडेशन विद कैरोज एसिड, यस, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और बेंजोइक एसिड C6H5CO3H या MCBA लाइक बेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, शॉर्ट में MCPBA, ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से, इसकी प्रेजेंस में होता है। बाकी रिएक्शंस क्या है, लाइक टिस्चेंको में दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए हैं और यहां पर एल्यूमिनियम इथॉक्साइड यूज हुआ है और एज अ बेस एसिटिक एसिड और दूसरा अल्कोहल बना, फिर फर्दर इनका हो जाता है एस्टरिफिकेशन और एस्टर हमें प्रोडक्ट मिलता है। बैकमैन रिअरेंजमेंट के अंदर यहां पर एसिटोक्साइम, एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम, और ज्यादातर तो कीटोक्साइम की बात करूंगा कि बैकमैन रिअरेंजमेंट इज फॉर कीटोक्साइम। यहां पर SOCl2 और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। इसकी जगह पर हम कोई और भी कैटलिस्ट कर सकते हैं, लाइक H2SO4 की प्रेजेंस में PCl5 की, H3PO4 की, SOCl2 के, या C6H5SO2Cl थायोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, नॉट थायोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। क्या बताया था आपको, अभी पीछे क्वेश्चन आया था, क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि सर इसका नाम ये है, क्योंकि अभी पीछे किसी क्वेश्चन में आया था C6H5SO2Cl। तो बैकमैन रिअरेंजमेंट में इन सबको किसी को भी यूज करके हमारे पास यहां N मिथाइल एसिटेमाइड बनता है, मतलब अमाइड बन जाता है। और बैकमैन रिअरेंजमेंट का बहुत अच्छा यूज आपका आता है, कहां आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जहां पर वो कीटोक्साइम और एल्डोक्साइम का कॉन्फ़िगरेशन, और खास तौर से नॉट एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम का कॉन्फ़िगरेशन पता लगाने के लिए बैकमैन रिएक्शन हम करते हैं। कौन सा ग्रुप OH के एंटी पे है और कौन सा ग्रुप OH के सिन पोजीशन पे है, वो हम पता लगाने के लिए बैकमैन रिअरेंजमेंट करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन रह गई थी, वो है आपका विल्गरॉट रिअरेंजमेंट और विल्गरॉट रिएक्शन। होता क्या है यहां पर एराइल अल्काइल कीटोन एल्काइन और एल्कीन टू द कॉरस्पॉन्डिंग अमाइड में बदला जाता है, रिएक्शन विद अमोनियम पॉलीसल्फाइड। दिस इज अमोनियम पॉलीसल्फाइड NH4 और यहां पर है ये आपका एराइल अल्काइल कीटोन और यहां पर हमारे पास अमाइड बनते हैं। क्या बनता है, अमाइड बनता है। क्लियर, ओके, सो दिस इज विल्गरॉट रिएक्शन। किस रिएक्शन के अंदर अमोनियम पॉलीसल्फाइड यूज होता है, दैट इज विल्गरॉट रिअरेंजमेंट। नेक्स्ट इज which one of the following compounds will not be oxidized, we oxidize easily, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्डिहाइड। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। चलिए, टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर, चलिए ऐसा क्यों है समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि CH बॉन्ड ब्रेक होता है फ्रॉम CO ऑन द सेम कार्बन, ये होता है प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक, यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज हो जाता है KMnO4 या H2CrO4 और इसका इक्विवेलेंट कोई पहले एल्डिहाइड में बदलता है और फिर ये बदलता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल में कोई भी वीक या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज हो जाता है और यहां पे ये इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीटोन। तो वीक ऑक्सीडेंट्स कन्वर्ट्स प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स। जो वीक ऑक्सीडेंट है वो केवल एल्डिहाइड तक जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट उसको आगे तक ले जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड तक। एंड टर्शियरी स्टूडेंट जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास ये जो मतलब एक जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ऑक्सीडाइज होने के लिए चेक करेंगे
क्योंकि यहाँ पे R R और R ग्रुप होता है, ये OH होता है, ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसमें तो एक भी नहीं होता है, तो दिस इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑक्सीडेशन। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर इसका फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पर ये सेकेंडरी से सीधा आपका कीटोन मिल जाता है। क्लियर? तो इस तरह से टर्शरी नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN टू फॉर्म अ साइनोहाइड्रिन इज एन एग्जांपल ऑफ। किस टाइप का ये मैकेनिज्म है? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। सीधा कार्बोनिल कंपाउंड इज अलाउड टू रिएक्ट विद HCN एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज साइनोहाइड्रिन। तो यहां पर होता क्या है? यहां पर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ CN क्या होता है, चेक करिए। यहां पर ये हमारा ये वाला स्टेप ले लेते हैं, हम प्रॉपर यहां लेके चलते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्या है, देखिए ये एसीटोन है। एसीटोन पे जब HCN का अटैक करवाया तो हमारे पास OH और CN सेम कार्बन से लगा है, इसलिए हम उसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। इस प्रोडक्ट को हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। होता कैसे है हाइड्रोलिसिस ऑफ अ साइनो कंपाउंड? अगर सपोज यही हमारे पास ये साइनोहाइड्रिन बन गया, साइनोहाइड्रिन बनने के बाद इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, चेक करिए। OH उस तरफ है और CN का हाइड्रोलिसिस करने पर इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड इनटू COOH में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। इंपॉर्टेंट। अब ये किस टाइप का मैकेनिज्म है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। कैसे पता लगा? यहां पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, उस पे हम बाद में चलेंगे। यहां पे सपोज ये R है, ये भी R है, तो CN नेगेटिव है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा, यहां पे आएगा और ये बॉन्ड यहां जाएगा, तो क्या होगा नेक्स्ट केस में, और ये जब आएगा तो वो उस H पॉजिटिव को पिक कर लेगा, तो इस तरह से साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। यहां पर साइनाइड और H प्लस हाइड्रोजन आयन दोनों सॉल्यूशन में है, उसके बावजूद ये न्यूक्लियोफिलिक्स जो है एडिशन होता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज फास्टर और मोर देन द रेट ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि CO बॉन्ड पोलर होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज फर्स्ट अटैक्ड बाय द CN। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। What is the product of reaction of aldehyde with K2Cr2O7? एल्डिहाइड का रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ कराएं तो क्या मिलेगा? अल्कोहल, एसिटल, एसिड और परऑक्सी एसिड। अब आपको एक बात समझनी है यहां पे, क्योंकि अल्कोहल से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या बना है, क्या एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको हिंट दे दिया। चलिए, एसिड बनेगा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, देख लेंगे। एल्डिहाइड K2Cr2O7 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एसिड बनाएगा, पहले एल्डिहाइड फिर एसिड, और यहां पर एसिटल्डिहाइड भी रिएक्ट करके एसिटिक एसिड, मतलब ये जो सिंपल है ये स्पेसिफिक आपको बना के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन GPAT का क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2015 में। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? द गिवन रिएक्शन, ये हमारे पास एक अमीन है CH2O, क्या है ये? HCHO है, और ये सेकेंडरी अमीन है कि प्रेजेंस में हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलता है, और ये कौन सी रिएक्शन, ये पहचानना है। क्लियर? तो पहचानिए। आरेंट एस्टर्ट रिएक्शन है, मैनेज माइकल और चिचिबेबिन, क्या कौन सी रिएक्शन है? यस, दिस इज मैनेज रिएक्शन। क्या होता है मैनेज रिएक्शन में? चेक कर लेते हैं। तो मैनेज रिएक्शन इज कंडेंसेशन ऑफ नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। ये कंडेंसेशन है नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड का, और नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड कौन सा है हमारा? वो है HCHO फॉर्मल्डिहाइड, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। अब प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन यूज होता है यहां पे, एंड इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स अमीनो मिथाइलेटेड प्रोडक्ट, and the iminium derivative of the aldehyde is the acceptor in the reaction. So this is the condition of managed reaction. Next is Michael addition। क्या है Michael addition में? हमारे पास Michael donor की तरह से ये CH2 है, मिथाइलिन ग्रुप है,
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे और यहाँ पर ये माइकल एक्सेप्टर है जो कि आपका डबल बॉन्ड रखेगा और बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा माइकल एडिशन। एडिशन रिएक्शन से होगा। चिचिबेबेन एमिनेशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, ये हेट्रोसाइक्लिक का रिएक्शन है। तो ये यहाँ पे pyridine है, pyridine को NaH2 से रिएक्शन कराते हैं सो दैट NH2 गेट सब्स्टिट्यूटेड टू द नेक्स्ट पोजीशन, यानी कि सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आरेंट एस्टर रिएक्शन क्या है, ये हायर होमोलॉग ऑफ एसिड का बनाने में काम आता है। सो दिस इज एसिटिक एसिड, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराया तो असाइल क्लोराइड बन गया, ईथर और CH2NH2 डाईएजोमीथेन और मिथाइलिन। अब डाईएजोमीथेन भी कैसे, डाईएजोमिथाइलिन ग्रुप जो है हमारे पास यहाँ को रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर डाईएजो कंपाउंड बना और उसके बाद डाईऑक्सेन के थ्रू यहाँ पर सिल्वर Ag2O की प्रेजेंस में यहाँ पर इसका हायर एनालॉग बनता है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि आरेंट एस्टर जो रिएक्शन है उसमें वॉल्फ रीअरेंजमेंट इनबिल्ट होता है। वॉल्फ रीअरेंजमेंट इनबिल्ट होता है यहाँ पे। वो वॉल्फ रीअरेंजमेंट में होता क्या है, यहाँ पर CH2N2 के साथ इसका रिएक्शन होके यहाँ पे डाईएजो कंपाउंड यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिसोल इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद। एनिसोल कब बनता है, जब फिनोल को ट्रीट करते हैं किसके साथ में, दिस। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा है, यस CH3INOH के साथ में। कैसे बनता है, लेट्स चेक इट आउट। फिनोल को NaOH के साथ में रिएक्शन कराया, ONA बना, पहले सोडियम फिनेट बना। अब सोडियम फिनेट को रिएक्शन करा दिया CH3I के साथ में, मिथाइल आयोडाइड के साथ में, तो हमारे पास बन गया OCH3 प्लस NaI। और ये एनिसोल है, लाइक मिथाइल फिनाइल ईथर और मिथॉक्सीबेंजीन। ये एग्जाम्पल किसका है, चेक करो। दिस इज सोडियम फिनेट and this is methyl iodide. It's a reaction called Williamson synthesis. Williamson synthesis है किसका, ईथर्स का रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद CO2। सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद CO2 अंडर 5 atmospheric pressure to give salicylic acid and the reaction is called। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें सैलिसाइलिक एसिड बनता है, अभी तक आपको याद आ गया होगा कौन सी रिएक्शन है, यस कॉल्बेज रिएक्शन है। क्या है कॉल्बेज रिएक्शन, चेक करेंगे। सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ रिएक्शन कराया और यहाँ पर सोडियम सैलिसाइलेट बना, उसके बाद यहाँ पर प्रोटोनेशन करा दिया तो बना फर्दर AC2 के साथ में, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराया तो बन गया एस्पिरिन। तो यहां तक का प्रोडक्ट हमारा रहता है सोडियम सैलिसाइलेट, और उसको अगर प्रोटोनेशन करा दें तो हमारे पास यहीं से सैलिसाइलिक एसिड मिल जाता है। यहां से सैलिसाइलिक एसिड होता है, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, ये बनता है। लेकिन फर्दर इसको रिएक्शन करा दें AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में सैलिसिलिक एसिड को, तो हमें एस्पिरिन भी मिलता है। तो दोनों काम आपके हो गए हैं कि सैलिसिलिक एसिड किससे बनता है, कॉल्बेज रिएक्शन से। फर्दर उसको रिएक्शन करा दें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में तो हमें एस्पिरिन मिल जाता है। नेक्स्ट कुछ जो रिएक्शंस यहाँ पे है, लाइक कैनिजारो में हम दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेते हैं जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। एक तो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बना, एक तो सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है, और एक प्रोडक्ट यहाँ पे हमें अल्कोहल मिलता है। एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हियर, जो कैनिजारो रिएक्शन है। और एल्डोल में और कैनिजारो में अंतर ये होता है कि एल्डोल में हमने वो एल्डिहाइड लेना है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन होता है, कैनिजारो में वो लेना है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। वुड्स रिएक्शन आपको पता है, दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लिए, सोडियम के साथ ड्राई ईथर में उसको रिएक्शन कराया और यहाँ पे ईथेन बन जाता है। और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब फ्री रेडिकल यहाँ पे बनते हैं, एल्काइल रेडिकल्स एल्केन बना देता है। नेक्स्ट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो अभी पीछे क्वेश्चन आया था, उसमें क्या करते हैं, एल्कोक्साइड आयन है, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं और यहाँ में बनता है ईथर। ये होता है विलियमसन सिंथेसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर्ड टू एल्काइल हैलाइड ड्यू टू, किस बात की वजह से ऐसा है? इंडक्टिव, रेजोनेंस, टॉटोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म की वजह से। सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ऐसा क्यों होता है एराइल हैलाइड्स में? चलिए समझ लेंगे एक बार। क्योंकि जो एराइल हैलाइड्स में है, aryl halides like chlorobenzene are less reactive or even not reactive towards nucleophilic substitution. There are four marked reasons behind this. पहला रीजन यही है कि कार्बन और Cl का बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ड्यू टू रेजोनेंस, है ना? ड्यू टू रेजोनेंस इट बिकम्स पार्शियल डबल बॉन्ड एंड which bond and whose bond enthalpy is higher than the single bond. पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? the carbon to which that Cl is attached is sp2 hybridized, और यहां पर s कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। s कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो क्या कंडीशन होती है? s कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू sp3, तो बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। दो रीजन। तीसरा रीजन क्या है? बेंजीन रिंग अपने आप में प्लेनर रिंग है, बड़ा एरिया कवर कर रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसको आएगा तो वो उससे रिपेल हो जाता है, उस रिंग से, प्लेनर रिंग से। चौथा रीजन क्या है? अगर हम उसको SN1 मैकेनिज्म से भी होने मतलब एक्सपेक्ट करें कि SN1 से हो रहा है, तो फिनाइल कैटायन बनेगा, और फिनाइल कैटायन इज नॉट स्टेबल एट ऑल, क्योंकि वो विनाइलिक पोजीशन पे कैटायन वहां रहता है और वो स्टेबलाइज नहीं होता। सो देयर आर फोर वेल मार्क्ड रीजंस व्हाई दैट एराइल हैलाइड नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नंबर 1 इज carbon or X, carbon Cl bond is partial double bond due to resonance, and that's bond enthalpy is higher than the single bond, carbon or Cl single bond. Next is the carbon to which Cl is attached is sp2 hybridized, and because of higher S character, the bond becomes more stronger. If we assume that the reaction is getting followed by SN1 mechanism, so consequently that phenyl carbocation should be formed, and that is quite unstable. और फोर्थ आपका रह जाता है रीजन, दैट इज प्लेनर रिंग ऑफ बेंजीन दैट इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल विल नॉट कम टू अटैक ऑन दैट। सो दीज आर द रीजंस जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। रेजोनेंस होता है क्लोरोबेंजीन के अंदर ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, एलिमिनेशन ऑफ nitrogen from acyl azide. Elimination of nitrogen from acyl azide followed by acidic or alkaline hydrolysis to yield primary amine containing one carbon less is called. Important point आप समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे elimination of nitrogen from acyl azide होता है, और यहाँ पे जो अमीन बनता है वन कार्बन लेस बनता है। तो अभी आपको आइडिया मिल गया होगा कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे है। कौन सी रिएक्शन है? दैट इज कर्टियस डिग्रेडेशन। क्या होता है रिएक्शन के अंदर? चेक कर लेंगे। कर्टियस डिग्रेडेशन में एसिड का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया तो क्या बना? एसिड क्लोराइड बना। फिर उसको रिएक्शन कराते हैं सोडियम अजाइड के साथ में NaN3, और यहाँ पे बनता है असाइल एजाइड। फिर असाइल एजाइड को रिएक्शन मतलब कराते हैं, हीट करते हैं तो N2 निकल जाता है। और इंपॉर्टेंट जो इंटरमीडिएट है दैट इज जो यहां पर इंपॉर्टेंट आपका है आइसोसाइनेट, दिस इज आइसोसाइनेट, और 2 मोल्स ऑफ एनर्जी के साथ जब इसको कराते हैं तो हमें RNH2 प्राइमरी अमीन मिलता है एंड 1 कार्बन इज लेस वी आर गेटिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास 2 कार्बन थे और फाइनली जो हमें अमीन मिला वो 1 कार्बन के साथ में है। तो ये रिएक्शन हमारी कर्टियस डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है जिसमें आइसोसाइनेट यहां पर इंटरमीडिएट की तरह से बन रहा होता है। बाकी रिएक्शन समझ लेंगे तो विल्गरॉट रीअरेंजमेंट क्या है? एसिटोफिनोन को पिरिडीन और NH4OH के साथ में रिएक्शन करा के फिनाइल एसिटिक एसिड एंड 2 फिनाइल एसिटेमाइड, द प्रोडक्ट इज 2 फिनाइल एसिटेमाइड, यहां पे प्रोडक्ट बनता है। फिर है क्लेजन सिमिट रिएक्शन जो ऑप्शन में था, उसमें बेंजाल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ में, ठीक है, और NaOH की प्रेजेंस में, और यहां पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सिनेमल्डिहाइड। तो सिनेमल्डिहाइड बनाने के लिए, या इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड,
बनता है किस रिएक्शन में? क्लेजन सिमेट रिएक्शन के अंदर, और इसको हम सिंपली क्लेजन रिएक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Fenton's reagent is. The next question is Fenton's reagent is क्या है? H2O, FeSO4, H2O2 and these are the options given. क्या काम होता है Fenton's reagent का, उसको भी जानेंगे। H2O2 with FeSO4 को हम Fenton's reagent कहते हैं। क्या काम होता है Fenton's reagent का? ये एक सोल्यूशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरस और आयरन सेकंड सल्फेट FeSO4 का, यूज टू ऑक्सीडाइज contaminants or waste water. Fenton's reagent can be used to destroy organic compounds such as trichloroethylene TCE and tetrachloroethylene, that is perchloroethylene PCE. तो बेंजीन को जब आप फेंटन्स रिएजेंट के साथ डाल रहे हो तो यहाँ पे बना है फिनोल, फिनोल में ब्रोमीन वाटर को डाल दिया तो बन गया ब्रोमिनेशन, इसका हो जाता है। सो फेंटन्स रिएजेंट क्या पर्पस क्या है, किस लिए यूज हो रहा है, इट इज क्लियर। बेंजीन से फिनोल बनाने के लिए फेंटन्स रिएजेंट यूज हुआ, जहां पे पेरोक्साइड की साथ में फेरस सल्फेट यूज हो रहा है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है। दिस इज एसिटाल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एंड दिस इज अगेन एसिटाल्डिहाइड जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। So here the aldehydes are allowed to react with dilute NaOH in the condition of basic medium। बेसिक मीडियम में दो सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है और बन रहा है क्या, ये क्या बन रहा है आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है ये? एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल है, कैनिजारो एंड नन। तो अभी तक आपको गैस पता लग गया होगा, एल्डोल कंडेंसेशन है। लेट मी टेल यू, कंडेंसेशन तब होगा जब इससे आगे हम इसका कंडेंसेशन कराएंगे और यहां पे बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहां पे बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जब बनेगा तब ये पूरा रिएक्शन कंडेंसेशन होगा। बट जनरली इसको कंडेंसेशन ही मार्क कर लेते हैं, लेकिन यहां से यहां तक की रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल रिएक्शन और पूरा रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, चलिए तो सीधा सीधा सा एल्डोल कंडेंसेशन है। यहां पे कोई भी बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस K2CO3 यूज हो सकता है, और क्रॉस एल्डोल टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स कीटोन्स के बीच में होता है। नेक्स्ट, carbonyl compound and hydrozoic acid in presence of concentrated H2SO4। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है? हाइड्रोजोइक एसिड NH3 तो आपका अमोनिया होता है, और N3H ये आपका हाइड्रोजोइक एसिड होता है। फॉर्म एल्काइल साइनाइड एंड N एल्काइल फॉर्मामाइड कौन सी रिएक्शन है? क्लेजन, शिमिट, मेंडियस, कॉब। शिमिट रिएक्शन है, देखते हैं शिमिट रिएक्शन कौन सा है। हियर एल्डिहाइड का रिएक्शन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, बन गया एल्काइल साइनाइड एंड एन एल्काइल फॉर्मामाइड। बाकी मेंडियस रिएक्शन क्या है? वहां पे यहां यूज होता है आपका रिडक्शन ऑफ CN ग्रुप होता है, साइनो ग्रुप होता है, और यहां से प्राइमरी अमीन हमें मिलता है, यहां से मिलता है प्राइमरी अमीन। नेसेंट हाइड्रोजन सोडियम और इथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, मेंडियस रिएक्शन। ये H यहां पे एक्स्ट्रा आ गया है तो RC ट्रिपल बॉन्ड N कर लेंगे, 2H2 यूज किया, सोडियम इन एथेनॉल होता है यहां पे और बनता है प्राइमरी अमीन। कोप रिएक्शन क्या है? कोप रिएक्शन में यहां पर ये थर्मल एलिमिनेशन होता है और यहां टर्शियरी जो अमीन है ऑक्साइड जिसके पास एक बीटा हाइड्रोजन है उसको हीट किया जाता है, मतलब टर्शियरी अमीन ऑक्साइड। इसको, ये हमारे पास एक टर्शियरी अमीन है, इसको H2O2O3 या कैरोज एसिड के साथ रिएक्शन कराया,
यहाँ बन गया ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो O पे नेगेटिव दिखा दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दीजिए, इस तरह से ऑक्साइड बन जाता है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। तो ये एक टर्शरी अमीन है, H2O2 या O3 या कैरोज एसिड के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमें मिलता है टर्शरी अमीन ऑक्साइड, इसको कहते हैं टर्शरी अमीन ऑक्साइड। फर्दर इसको हीट करते हैं तो हमें एल्कीन इज द प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टीफन्स रिडक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन। स्टीफन रिएक्शन प्रिपरेशन किसकी प्रिपरेशन के लिए है? एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड प्राइमरी अमीन्स। यस, इट इज अबाउट एल्डिहाइड्स। क्या है? नाइट्राइल का रिएक्शन HCl विद SnCl2 यूज होता है, बीच में बनता है इमिनोक्लोराइड और फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बनेगा एल्डिहाइड। दिस इज द फेमस रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reagent used in Bamford-Steven reaction? अब Bamford-Steven याद करना पड़ेगा आपको, Bamford-Steven में कौन सा रिएजेंट है। यहाँ पर वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है मतलब? ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक और क्वेश्चन पूछ लिया। तो होता क्या है यहाँ पे? रिएक्शन क्या है? NaOMe, सोडियम मिथॉक्साइड यूज हो रहा है। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि Bamford-Steven का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। 2019 का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देखेंगे। Bamford-Steven रिएक्शन के पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार आपका जीपैट में, और उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, रिएक्टेंट क्या है। तो वहां पर रिएक्टेंट है पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल हाइड्रोजोन इज द स्टार्टिंग मटेरियल, और यहाँ पर बेस यूज होता है NaOMe, और यहाँ पर बनता है एल्कीन। तो Bamford-Steven का जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन है। रिएक्टेंट क्या है? दैट इज पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल हाइड्रोजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड मेटेलिक सोडियम। एल्काइल हैलाइड एंड मेटेलिक सोडियम, तो याद आ गया होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कौन सा रिएक्शन है? कौन सा है? वुड्स रिएक्शन। बाकी कौन सी रिएक्शंस हैं? वुड्स रिएक्शन में देख लेंगे, पहले वुड्स रिएक्शन समझ लेंगे। RX के साथ रिएक्शन ड्राई ईथर में कराया तो बन गया एल्केन। तो इसी तरह से यहां पर मिथाइल आयोडाइड लिया, बन गया इथेन ड्राई ईथर में। नेक्स्ट इज जो वॉकर प्रोसेस है वो क्या है, जो आपको एग्जांपल दिया हुआ ये एल्कीन पैलेडियम या कॉपर की प्रेजेंस में एंड कॉपर की प्रेजेंस में यहां पर कीटोन बन जाता है और एल्डिहाइड बन जाता है। दिस इज वॉकर प्रोसेस। विटिग रिएक्शन के अंदर एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया जा रहा है यहां पर विद द हेल्प ऑफ एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस, जिसको हम विटिग रिएजेंट कहते हैं। ये हमारा विटिग रिएजेंट होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्काइलिडीन मिथाइलिन ट्राइफिनाइल, या सीधा आप मिथाइलिन कह सकते हो। मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस इज विटिग रिएजेंट, और इसी को हम विटिग रिएक्शन कहते हैं। प्रोडक्ट हमारा एक प्रोपीन बनेगा और एक हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बनता है। इस पे भी विटिग रिएक्शन पे क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ विटिग रिएक्शन, एंड क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड देयर इन विटिग रिएक्शन। ठीक है, विटिग रिएजेंट क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। वो विटिग रिएजेंट क्या है आपको बता दिया, दैट इज मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बिलो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट बात ये है, जीपैट 2016 का क्वेश्चन है, मतलब CH3ONA CH3Cl। तो आप समझ गए हो, ईथर बनने वाला है और विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है।
बाकी कौन सी है, बाकी मैं आप क्लेमेंसन, वुड्स एंड रिफॉर्मेट्स के पहले आ चुका है, तो वहां से आप समझ सकते हो। फिर फिलहाल यहाँ भी रिवीजन के लिए डाल दिया। क्लेमेंसन, CO ग्रुप गेट्स रिड्यूस्ड इनटू CH2 ग्रुप। वुड्स रिएक्शन आपको अभी अभी बताया है, 2 एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ हिट कर दिया। रिफॉर्मेट्स की क्या है, रिफॉर्मेट्स की में अल्फा हेलो एस्टर का रिएक्शन होता है एल्डिहाइड या कीटोन से, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में, और फिर उसके बाद एसिडिक वर्कअप के बाद हमें यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है। ये क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है कि ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, वो है रिफॉर्मेट्स की। क्या स्टार्टिंग मटेरियल जो इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा हेलो एस्टर, तो अल्फा हेलो एस्टर इज द स्टार्टिंग मटेरियल एंड द प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, दिस इज देयर इन रिफॉर्मेट्स की। तो ऐसे क्वेश्चन रिफॉर्मेट्स के पे भी फ्रेम्ड है। नेक्स्ट इज थैलिक एनहाइड्राइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, थैलिक एनहाइड्राइड ऑब्टेन होगा कैसे, ऑक्सीडेशन ऑफ that is naphthalene in presence of vanadium pentoxide, reduction of naphthalene, miss these are the options given, पढ़ लीजिए। yes, फर्स्ट ऑप्शन कैसे चेक कर लेते हैं, थैलीन रिएक्शन है एक्चुअली, ये थैलीन रिएक्शन कैन सॉरी नैफ्थलीन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो यहां नैफ्थलीन रिएक्ट कराते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड HOAC के साथ में, ठीक है, यानी कि एसिटिक एसिड में, और यहां पर 1,4 नैफ्थोक्विनोल बनता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ में, थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, लेकिन रिडक्शन अगर करा दें नैफ्थलीन का सोडियम और अमोनिया के साथ में, तो हमारे पास 70 to 80% यहां पॉलीइन यहां पे मिलता है, साइक्लिक पॉलीइन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये नैफ्थलीन्स की, और नैफ्थलीन को रिएक्ट कराते हैं जब V2O5 के साथ में, तो थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन इन विच ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आपको समझ में आ गया वो क्या होने वाला है, एल्काइलेशन होने वाला है, और ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। बिर्च रिडक्शन, वुड्स फिटिग एंड ग्रिग्नार्ड, ये सब एक बार देख लेंगे। दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब CH3I से करा रहे हो ड्राई ईथर में, तो टॉलुइन बन रहा है। वुड्स फिटिक में क्या करा रहे हैं हम, एक एराइल हैलाइड है, एक एल्काइल हैलाइड है, उसको सोडियम के साथ हिट करा के टॉलुइन बना दिया। और बेंजीन का जब आप सोडियम या लिथियम लिक्विड अमोनिया में अल्कोहल के साथ ROH एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, तो बिर्च रिडक्शन होता है, जहां पर जो है नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन्स यहां पे मिलती है। नेक्स्ट, द बिलो रिएक्शन, एग्जाम्पल है किस रिएक्शन का, पहचानिए। ये आपका है कीटोन, और ये जिंक HgHCl के साथ में है, और बन रहा है CH2CH2। ध्यान दो, दिस इज CH2 और उसके बराबर में CH2, मतलब CO ग्रुप इज रिड्यूस टू CH2 ग्रुप इन एसिडिक मीडियम। कौन सी रिएक्शन है, पीछे आ चुकी है, यस, क्लेमेंसन रिडक्शन है, जबकि वॉल्फ क्विश्नर बेसिक मीडियम में रिड्यूस करता है। तो क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करता है CO को CH2 में, बेसिक मीडियम में CO is reduced to CH2 through hydrogen formation by reacting with hydrazine, aldol condensation, same एल्डिहाइड या सेम कीटोन्स के बीच में, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन, तो वो क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन सेम एल्डिहाइड्स के साथ में या कीटोन्स के साथ में, सेम भी नहीं बोलो तो 2 एल्डिहाइड्स के साथ या 2 कीटोन्स, सेम एल्डिहाइड सेम कीटोन्स, 2 ऐसा बोल सकते हैं, 2 सेम एल्डिहाइड, लाइक दोनों मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के हो, या दोनों कीटोन ही हो, एसीटोन हो, तो रिएक्शन एल्डोल होता है। क्रॉस में एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड से, यानी कि एक एसिटल्डिहाइड है एक प्रोपेनल्डिहाइड है, दोनों का रिएक्शन करा देंगे तो क्रॉस एल्डिहाइड हो जाएगा।
और क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। ठीक, एक एल्डिहाइड लें और एक कीटोन लें तो भी वो क्रॉस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीसल्फोनेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस, सल्फोनिक, लेट्स सी दिस सल्फोनिक एसिड, कैसे चेक कर लेंगे। डीसल्फोनेशन, और ये होता है 100 से 175 डिग्री विद एक्वस एसिड कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन चेक कर लेते हैं। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन का हो गया सल्फोनेशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना SO3 एंड कंसंट्रेटेड एस्टोसल्फोल। ओलियम भी होता है H2SO7 के साथ में भी आप कर सकते हो। और डीसल्फोनेशन वापस इसको डाइल्यूट के साथ में रिएक्ट करा दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वापस ये क्या बन गया आपका बेंजीन बन जाता है, डीसल्फोनेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रिएक्शन गिवन बिलो इज, ध्यान देंगे GPAT 2008 में आया है। सो यहां पर ये कुछ 3 हमारे पास रिएक्टेंट है और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और यहां पे प्रोडक्ट बन रहा है। क्या कौन सी रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड है, गेब्रियल थैलेमाइड, गॉम्बर्ग एंड रिमर-टी-मैन। लेट्स सी, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्यों, क्योंकि Mg इज रिएक्टिंग विद दिस, और यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। कैसे है थोड़ा समझ लेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के अंदर यहां पर रिएक्शन होके प्रोडक्ट हमारे पास यहां अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, और ये गॉम्बर्ग रिएक्शन दूसरा ऑप्शन है कि यहां पर रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन से रिएक्शन है और ये बाइफिनाइल यहां पर बन रहा है। दिस इज गॉम्बर्ग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। रिमर-टी-मैन में फिनोल से बनता है सैलिसल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 NaOH। गैब्रियल थैलेमाइड में प्राइमरी अमीन बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ थैलेमाइड, थैलेमाइड विद NaOH, थैलेमाइड विद NaOH। और थैलेमाइड का रिएक्शन यहां कराते हैं RCl से, अल्काइल हैलाइड से, तब हमारे पास ये अल्काइल थैलेमाइड बनता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, which of the following compound obtained in alkenes react when ozone at low temperature। तो क्या बनता है, let's see this, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। कैसे बनता है, इसका मतलब तो सीधा ये इज अ काइंड ऑफ ओजोनोलिसिस रिएक्शन। एक्चुअली एल्कीन का ओजोनोलाइसिस होगा, और जब इसका एसिडिक वर्कअप होगा तो हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाते हैं। तो अगर यहां पर कंडीशन है, अगर यहां आपका ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और इसका हम अगर कराएं ओजोनोलाइसिस तो हमें 2 मॉलिक्यूल कीटोन के मिलते हैं। अब अगर यहां पे मैंने H लगा दिया तो ये आपका इधर से फिर एल्डिहाइड मिलेगा, उधर से कीटोन मिलेगा, इस तरह से। तो ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन और मैकेनिज्म के साथ में पीछे मैं बता चुका हूं। तो आगे चलेंगे। इन एंथ्रासीन एंड फेनेंथ्रीन कॉमनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट, किस पोजीशन पर अकर होता है, लेट्स से दिस 9th एंड 10th पोजीशन। कैसे चेक करेंगे, 9th 10th पोजीशन कौन सी है, दिस इज नैफ्थलीन 1 2 3 पोजीशन, एंथ्रासीन का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 4, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे नंबरिंग करते हैं। तो 9 10 पोजीशन एंथ्रासीन का, ऐसे फेनेंथ्रीन का 9 10 पोजीशन, तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि किस पोजीशन पर यहां होता है, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर चेक करें, देखिए ये आपका है फेनेंथ्रीन, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया, चेक करेंगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है। प्रोडक्ट हमारे पास आपको दिखाई देगा 9 10 पोजीशन पे, 9 10 पोजीशन पे प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, 9 10 पोजीशन पे प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट इज, अगर आप एंथ्रासीन लें तो यहां पर आपके पास 9 10 पोजीशन पे Br, बीच वाले कार्बन पर ही Br लगता है। ठीक, एंथ्रासीन is even more reactive than phenanthrene and has greater tendency
to add at 9-10 position then to substituted. Next is 9-10 पोजीशन इसका रिएक्टिव होता है, क्लियर, क्योंकि यहां पर दो इस तरह से बेंजीन रिंग लगे होते हैं और वो 9-10 पर ही ज्यादा, क्योंकि इधर से और इधर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो आता है तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं 9-10 पोजीशन पर. नेक्स्ट इज एंथ्राक्विनोन्स फॉर्मरली प्रिपेयर्ड बाय एंथ्रासीन. कौन सी रिएक्शन से? ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, अल्काइलेशन से, कैसे? लेट्स सी ऑक्सीडेशन कैसे होगा, चेक करेंगे. दिस इज एंथ्रासीन 9-10 पोजीशन, इलेक्ट्रॉन निकल गया, H2O बना. ये वाला मैं कहीं पढ़ाया है आपको, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये रेडिकल बन गया. दिस इज रेडिकल फॉर्म हियर. अब यहां पे फिर से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब 2H यहां पे आएगा तो यहां पे बन गया इसका OH, ठीक है. फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 2H निकल के यहाँ पे 9-10 एंथ्राक्विनोन बना, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पे फर्दर 2 फिर हाइड्रोजन निकला और यहाँ पे 9-10 एंथ्राक्विनोन यहाँ पे बन रहा है. इस तरह से बन सकता है, मतलब डायरेक्ट यहां से यहां भी आ सकते हैं, यहां से आप फर्दर 2 OH भी रख सकते हैं. 9-10 पोजीशन पे 2 OH हो सकते हैं, तो उससे और ज्यादा आसान हो जाता है कि दोनों तरफ कीटोन कीटोन ग्रुप लग जाता है. अब आप देख रहे होंगे तो दिस इज रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासीन से हमें प्रोडक्ट मिलता है एंथ्राक्विनोन. क्या मिलता है? एंथ्राक्विनोन, और वो 9-10 पोजीशन पे मिलता है. नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंगुलरली फ्यूज्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन. कौन सा है एंगुलरली? तो एंगल जो बना रहा है, तो अभी आपको पता लग भी गया होगा फेनेंथ्रीन है, जो भी हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जो बेंजीनॉइड में, दिस इज बाइफिनाइल, फ्यूज रिंग में ये लीनियर होता है नैफ्थलीन, और ये एंगुलर होता है फेनेंथ्रीन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक? एरोमेटिक होने के लिए हकर एरोमेटिसिटी कंडीशन क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए. साइक्लिक होना है, प्लेनर होना है, एंड कॉन्जुगेटेड होना है. ये हकल एरोमेटिसिटी की बात है. ये चारों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो वो एरोमेटिक है. गैसेट 1 2 3 आपसे पूछा है कंपाउंड इज एरोमेटिक, इनमें से कौन कौन एरोमेटिक है? नंबर 1 दिस बेंजीन इज एरोमेटिक, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो प्लेनर हो जाएगा. साइक्लिक आपको दिख ही रहा है, ठीक है, और उसके बाद कॉन्जुगेटेड भी है, तो ये आपका एरोमेटिक है. ये यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे कार्बन sp2 हैं, साइक्लिक है, प्लेनर सब कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 पाई हैं, तो ये एरोमेटिक नहीं होता है. इसको हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं. क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक वाली कंडीशन है. थर्ड वाला पार्ट क्या है आप चेक करो, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और बाकी सब sp2 है. अगर कहीं ऐसी कंडीशन मिलेगी तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर होगा और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ. तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अगर प्लेनर है तो एंटी, और 4 पाई के साथ में नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक हो जाता है नॉन एरोमेटिक. चेक कर लेते हैं किसकी क्या कंडीशंस हैं. तो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में बेंजीन, pyridine और नैफ्थलीन ये सब एरोमेटिक हो जाते हैं, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये सभी एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं. तो यहां पर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आपको बताया, लेकिन अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है. कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है. लेट मी टेल यू, नॉन एरोमेटिक होने के लिए जैसे आपको मैंने बताया अभी कि हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइईन है, तो यहां पर सारे कार्बन sp2 नहीं है, एक sp3 है, तो ये क्या होगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा. 4 पाई रखते हुए, अब ये एंटी एरोमेटिक नहीं है. 4 पाई के साथ में अगर ये प्लेनर होता और सारे कार्बन sp2 होते, प्लेनर साइक्लिक सारी कंडीशन पूरी कर रहा होता, तो ये क्या होता? एंटी एरोमेटिक होता. और 4 पाई रखा है, या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन वो प्लेनर नहीं है, या वो साइक्लिक नहीं है, ठीक है, या वो कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो वो नॉन प्लेनर होता है.
सॉरी, नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है बात? मतलब मैं समझाऊं तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड है, एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड है, एंटी एरोमेटिक। और कोई सा भी कंडीशन है लेकिन वो या तो प्लेनर नहीं है, या साइक्लिक नहीं है, या कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो उस कंडीशन में वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, सॉरी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर इन फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन, विच प्रोडक्ट प्रोड्यूस, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? वाटर कर दिया उसके साथ में, तो फॉर्मेलिन और एसीटोन हाइड्रेट मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो एडिशन ऑफ वाटर, देखिए फॉर्मल्डिहाइड के साथ वाटर ऐड कर दिया तो फॉर्मेलिन बन जाता है, और एसीटोन के साथ वाटर ऐड कर दिया तो एसीटोन हाइड्रेट बन जाता है। दीज आर द प्रोडक्ट्स। क्लियर? यहां पर जो फॉर्मेलिन होता है, जो आप यहां पे बना रहे हो फॉर्मेलिन, ये 40% फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है विद वाटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्राइड आयन टू गिव, हाइड्राइड आयन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? मतलब सिंपल सी बात है, जब एल्डिहाइड कीटोन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके रिडक्शन हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और एल्कोक्साइड आयन इस तरह से दे सकता है। तो ये डी ऑप्शन रहेगा आपका, तो हाइड्राइड आयन। तो यहां पर हाइड्राइड आयन रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन कार्बन। नेक्स्ट इज एल्कोक्साइड आयन बना, और एल्कोक्साइड आयन के बाद क्या बन गया? प्राइमरी अल्कोहल बना एल्डिहाइड से। अगर कीटोन के साथ बनेगा तो डेफिनेटली बीच में एल्कोक्साइड आयन बनेगा, और फिर बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। Next and the last question of today's collection is the following compound on the basis of its aromaticity, ये आपका एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक है, ये चीजें बतानी है। ये आपका है जो कंपाउंड है, दिस इज टेट्राइन, दैट इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, और ये आपका नॉन एरोमेटिक होता है। कैसे होता है समझ लेंगे, पहले आप यहां से समझेंगे क्या क्या कंडीशंस है एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की और नॉन एरोमेटिक की। तो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड 4n+2 फ्लैट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, बेंजीन हो गया यानी कि एरोमेटिक। और साइक्लिक कॉन्जुगेटेड लेकिन 4n पाई अगर इलेक्ट्रॉन है, फ्लैट भी है यानी कि प्लेनर भी है, तो लाइक साइक्लोब्यूटाडाइईन, ये आपका एंटी एरोमेटिक होता है। मैंने कंडीशन आपको बताई थी, या तो किसी के अंदर 4n+2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी है, या 4n पाई के हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अगर प्लेनर नहीं है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, या साइक्लिक नहीं है, तो उसको हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। मतलब फेल्स एनी वन ऑफ द 4 क्राइटेरिया, अगर फेल होता है तो वो हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। एग्जाम्पल साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, क्योंकि ये एक टब लाइक शेप को अटेन कर लेता है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और 4n पाई के हिसाब से अगला जो हो जाता है वो 8 हो जाता है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। ये कंपाउंड इस हिसाब से सारे कार्बन sp2 हैं, मॉलिक्यूल साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब उसको मैच करता है, यानी कि एंटी एरोमेटिसिटी को मैच करता है। लेकिन ये अनस्टेबल होता है यहां प्लेनर फॉर्म में, और ये स्ट्रक्चर ले लेता है, टब शेप स्ट्रक्चर ले लेता है। यहां पर ये आपका इसका टब शेप स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, और ये नॉन प्लेनर हो जाता है, साइक्लिक नहीं रह पाता। इसीलिए यहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए भी sp2 है, साइक्लिक प्लेनर सब कुछ आपको यहां दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसमें नहीं मिलता है, टफ शेप पाया जाता है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक कंडीशन है। सो दीज वर द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम जीडीसी फॉर यू टू हेल्प यू आउट, एंड आई होप द क्वेश्चन you will get from this collection in your exam. All the best.